Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hello, my dear students. A very good morning to all of you. Yes, CS Executive Paper 4 Tax Laws, one of the most interesting journeys in your syllabus. Just 1 minute, just excuse me for a minute. Yes, am I audible to all of you? Okay, I hope I'm audible. In case if you have any issues, kindly point them out in the comment box. Yes, Gayatri, like yesterday, I hope I'm audible today, not like yesterday. Okay? Yes. Let's start. Now, what did we actually see in the last session? Okay? Tell me. हमने क्या देखा? हमने देखा importance of GST. कैसे? How did we find out how and why is GST important? One nation, one tax. हमें क्यों चाहिए? Okay? Yes. Multiple taxes. इतने सारे taxes. एक ना बोलते ना इंसान एक टैक्स अनेक, ऐसा वाला सीन हो गया था. इतना ही नहीं, मल्टीपल, जितने स्टेट्स उतने वैट, टैक्स पे टैक्स, राइट, डबल टैक्स, राइट. फिर कोई बायर बोलता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर बोलता है, कोई ट्रेडर बोलता है. अरे इतने सारे नामों के बीच कोई अपना खुद का नाम ही भूल जाए, राइट. इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे रिटर्न्स, इतने सारे कॉम्प्लायंसेस, फॉर्मेलिटीज, सब, everyone, India was determined to put an end to all this. They were looking themselves forward to have one nation, one tax. Okay? तो कल quick revision करते हैं. कल हमने क्या क्या पढ़ा, and then immediately we will go ahead further. Okay? Yes, let's start. कल हमने स्टार्ट कहां से किया? वी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बिल. ओके, हमने देखा बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है. बिल पहले ही दो प्रकार के होते हैं. देयर इज मनी बिल, देयर इज ऑर्डिनरी बिल. टैक्सेशन लॉज आर कवर्ड बाय मनी बिल, एंड दिस मनी बिल, then once the bill is prepared, this bill is put forward before whom? Before the parliament, before the two houses of parliament, right? Now, when we say two houses of parliament, money bill is first presented before which house of parliament? Lok Sabha. बराबर है. फिर लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद वो कहां पे जाता है? राज्यसभा. राज्यसभा के पास होते हैं 14 days to pass this particular bill. उसके बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, राइट. फिर प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं. प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद हम क्या करते हैं? उसको वो पर्टिकुलर बिल क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट. हमें क्या एप्लीकेबल है? हमें क्या पढ़ना है? बिल पढ़ना है कि एक्ट पढ़ना है? इट इज एक्ट विच इज द फाइनल अप्रूवल, राइट. तो हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्ट. ओके, यस. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमने देखा कि टैक्स तो होते हैं पुराने, but to match the current scenario, every year amendments are being brought, right? Amendments जब आते हैं तो अमेंडमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बजट में प्रेजेंट होते हैं. बजट बताओ माय डियर स्टूडेंट्स. बजट साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है. कब आता है? इट इज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, 1 February. नाउ बजट भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट. इंटरिम बजट कब आता है? इन द ईयर ऑफ इलेक्शन. उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 6 months की वैलिडिटी होती है, राइट. और फाइनल बजट कब आता है? वंस इन अ ईयर, एवरी ईयर. कब आता है? 1 February को आता है. हु प्रेजेंट्स? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, यस. चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये देखने के बाद हमने देखा कि बजट में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग होते हैं, राइट. डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स कब एप्लीकेबल होते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के कब एप्लीकेबल होते हैं? राइट फ्रॉम द मिडनाइट. ओके, यस. आगे जब हमने टैक्स स्ट्रक्चर देखा, ओके, तो हमने क्या देखा? देयर आर 3 stages: लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन.
ओके उसके लिए मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपको, मैंने आपको 100 मीटर रनिंग रेस का एग्जाम्पल दिया था। जब आप क्या होता है, यस ओके लेट्स कम बैक, जब आप रनिंग रेस जीतते हो, आपने 100 मीटर रेस जीत लिया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, यू आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड, राइट, दैट इज द लेवी स्टेज। फिर आपने सिल्वर अवार्ड जीता है या गोल्डन अवार्ड जीता है, ये आपको कौन बताएगा, पीई टीचर बताएगा, मतलब असेस होगा, क्वांटिफाई होगा, कि क्वांटिफिकेशन स्टेज आएगा, दैट इज नथिंग बट द असेसमेंट स्टेज। ओके फिर नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन स्टेज। आप कब कलेक्ट करते हो, on the day of your annual day, right, in the day of the annual gathering, right, us din, that is the collection stage. Very 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 important, you will understand the importance of these stages as we move ahead with the taxes syllabus. Okay, yes, so levy, assessment and collection are the 3 stages. उसके बाद हमने क्या देखा कि there are 2 types of taxes, direct tax, indirect tax. उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिया था, राइट। अमिताभ बच्चन खुद के कमाए हुए इनकम पे, खुद की कमाए हुए एक्टिंग के इनकम पे जब टैक्स पे करते हैं तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, बराबर है, क्योंकि किसने इनकम कमाई, अमिताभ बच्चन। कौन टैक्स पे कर रहा है, मतलब किसके जेब से पैसे जा रहे हैं टैक्स के लिए, हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, अमिताभ बच्चन। लेवी भी सेम पर्सन, बर्डन भी सेम पर्सन, देन इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। उसके आगे नेक्स्ट हमने कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्पल क्या देखा था कि अमिताभ बच्चन पहुंचे डोमिनोज में और 210 का पिज्जा ऑर्डर किया, उन्होंने 250 रुपए लिए, क्यों इस 250 रुपए में से 210 रुपए आए डोमिनोज के जेब में, 40 रुपए गए गवर्नमेंट के जेब में। ओके मतलब एक्चुअली टैक्स किसको पे करना था, डोमिनोज वाले को पे करना था, बट वो बोला मैं क्यों, राइट, तो उसने क्या किया, उसने अमिताभ बच्चन से टैक्स वसूल किया, मतलब लेवी ऑन 1 पर्सन। और किसके जेब से पैसे गए, अमिताभ बच्चन की जेब से पैसे गए। किसने बर्डन बेयर किया, अमिताभ बच्चन ने बर्डन बेयर किया, इसलिए लेवी ऑन 1 पर्सन, बर्डन ऑन अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज indirect taxes. Getting it, my dear students? So okay, then we saw the distinction between direct tax and the indirect tax. Okay, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद we started with a very interesting narration. Okay, उस narration में हमने क्या देखा कि Constitution of India is the source of what, all the laws which are passed in India. Okay, now आगे हमने देखा आर्टिकल्स, वी स्टार्टेड विद लर्निंग दी आर्टिकल्स। तो हमने पहला आर्टिकल कौन सा देखा, आर्टिकल 245। ओके आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 क्या कहता है, आर्टिकल 245 सेज दैट इट गिव्स अस द एक्सटेंट, ओके इट गिव्स अस द एक्सटेंट टू विच लॉज कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब लॉज पार्लियामेंट क्यों बनाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव वो है जो लॉ बनाता है और लेजिस्लेटिव के अंडर कौन आता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, करेक्ट। और एग्जीक्यूटिव मतलब जो एनफोर्स करता है लॉ, वो कौन, उसमें कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और जुडिशियरी में कौन आता है, द वन हु इंटरप्रीट्स लॉ, right, that is the courts, the Supreme Court and the High Courts, right? Okay, अब आगे तो आर्टिकल 245 क्या कहता है, एक्सटेंट, हद, मतलब क्या, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये कौन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, मतलब ये क्या करेंगे, ये लॉज बनाएंगे। तो जिन मैटर्स पे इन्होंने लॉ बनाया है, जिन मैटर्स पे इन्होंने लॉ बनाया है, उन मैटर्स पे, उन लॉ की हद क्या है, राइट उसमें हमने क्या देखा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है इट इज एप्लीकेबल टू होल और पार्ट ऑफ इंडिया, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो एक्ट बनाती है इट इज एप्लीकेबल टू होल और पार्ट ऑफ स्टेट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आगे देखा कि आर्टिकल 246 बराबर है 245 क्या बोलता है, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए, जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए, उनकी हद क्या है।
बट पहले ये तो समझ लेते हैं कि कौन से मैटर्स पे कौन लॉ बना सकता है। ये हमें कहाँ कहा गया है, ये हमें एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? सब्जेक्ट मैटर, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पे दिया गया है? शेड्यूल 7 के लिस्ट में। इधर देयर आर 3 लिस्ट्स। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट किसको पावर दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहां पे लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ओके, फिर सेकेंड लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। ओके, स्टेट लिस्ट में हमने क्या देखा कि किसको पावर्स है? स्टेट लेजिस्लेटर को पावर्स है लॉ बनाने की, एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल और पार्ट ऑफ स्टेट। ओके, यस। आगे कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मिल के लॉज बनाएंगे, राइट? मतलब पावर्स आर गिवन इन यूनिफिकेशन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। अब अगर ऐसे केस में इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस आ जाए, पार्लियामेंट एक ही मैटर पे अगर पार्लियामेंट अलग लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर अलग लॉ बनाता है, तो हु विल प्रिवेल? Parliament. Why? Because it is the supreme legislative body of the country. Okay? Yes. आगे हमने क्या देखा कि इसको एक एक्सेप्शन है, राइट? आर्टिकल 254 बोलता है कि अगर, कम ऑन रिपीट विथ मी, आर्टिकल 254 क्या बोलता है? इट गिव्स अस एन एक्सेप्शन। ओके, क्या एक्सेप्शन देता है हमको? क्या एक्सेप्शन देता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का रोल प्रिवेल करना चाहिए तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ को एसेंट देंगे, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ को एसेंट मिला तो वहां पे पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, यस। उसके बाद हमने देखा, ओके, जो समरी हमने बनाई थी उसमें हमने क्या देखा कि यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 में क्या लिखा है? मैटर्स नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। बराबर है, मतलब रेसिड्यूअरी पावर्स दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? यूनियन लिस्ट को। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में मतलब किसको दिए गए हैं? पार्लियामेंट को दिए गए हैं, राइट? कि अगर ऐसा कोई मैटर हो जिसपे स्टेट ने कभी कोई लॉ नहीं बनाया है या कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर कवर्ड नहीं है, तो आप उस पे लॉ बना सकते हो। ओके, एंड इसको सपोर्टिव आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 248। Okay, so 245 gives you extent, 246 gives you subject matter, that is powers, 254 gives you what? Exceptional situation, अगर दोनों भिड़ जाए तो, right? Then next what did we see? Article 248 and entry number 97 give residuary powers to what? To whom? To the parliament to make laws. Okay, so this was a quick revision of what we actually studied yesterday. ओके, अब हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कल हमने क्या देखा? प्री जीएसटी। ओके, वहां पे हम लोग रुक गए कि जीएसटी, भाई अब तो सारे टैक्सेस को एक साथ करके लाना जरूरी ही है। बराबर है? इट्स टाइम दैट, just 1 minute, yes, it's time that we do what? That we sum up all the taxes together. Okay, हमने क्या देखा? प्री जीएसटी में क्या सिचुएशन था? मैन्युफैक्चरिंग करो तो उस मैन्युफैक्चरिंग पे आपको क्या भरना पड़ता था? एक्साइज। अब ये एक्साइज हमसे कौन कलेक्ट करता था? सेंटर कलेक्ट करता था। सो दिस वेंट इनटू द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अगर आप सेल करो, अब सेल करो तो दो प्रकार के सेल है, राइट? इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। इसको और भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि आप लोगों को याद है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो अपने स्कूल में होती थी? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में क्या होती थी? व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? Different schools of a particular area came together and representatives of those schools used to compete with each other. मतलब क्या? अलग अलग स्कूल्स एक साथ आके कॉम्पीट करते थे, उसको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बोला जाता है। नाउ से इंटर स्टेट मतलब क्या? जब अलग अलग स्टेट्स में ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन्हें कहा जाता है इंटर स्टेट। पर अगर सेम
सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, मतलब हद क्या है, स्टेट, स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इंट्रा स्टेट। ओके, तो इंटरस्टेट में, इंट्रास्टेट पे पहले क्या लिया जाता था, वैट, सेल्स टैक्स कलेक्ट करते थे, और ये कौन करता था, स्टेट करता था, स्टेट गवर्नमेंट करता था, राइट। देन इंटरस्टेट, जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होते थे तो कौन कलेक्ट करता था, क्या कलेक्ट होता था, सीएसटी, और वो कौन कलेक्ट करता था, सेंटर कलेक्ट करता था, राइट। देन यस, ओके, फिर इतना ही नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, डिलीवरी कर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हाट इज टू हैपन, हमको ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता था, एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था, ये कौन कलेक्ट करता था, लोकल बॉडीज। देन फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देयर वाज सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, राइट। देन नॉट ओनली दिस, you choose a good option, you want to go dining to a good restaurant, you have to pay a luxury tax, कौन कलेक्ट करता था, स्टेट। बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब पे भी, लॉटरी, इन सब पे भी टैक्स कलेक्ट करता था स्टेट, बराबर है। मतलब प्री जीएसटी का सिचुएशन क्या था, ओके, प्री जीएसटी, सुमित, ओके, लेट्स सी, एक्सटेंशन, okay, fine, let me just check. Is it fine now? Okay, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो हम कहाँ थे, प्री जीएसटी। प्री जीएसटी में क्या होता था, देयर वेर अ फ्यू टैक्सेस जिसपे सेंटर टैक्स कलेक्ट करता था, देयर वेर अ फ्यू टैक्सेस जिसपे सेंटर टैक्स कलेक्ट करता था, राइट। फ्यू मैटर्स, फ्यू लेवी जो स्टेट कलेक्ट करता था, फ्यू लेवी जो सेंटर कलेक्ट करता था। अब अगर जीएसटी हमें लाना था, ओके, इफ जीएसटी वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, तो ये जो सेंटर टैक्सेस कलेक्ट कर रहा था और ये जो स्टेट कलेक्ट कर रहा था, ऐसे 17 टैक्सेस को एक साथ करने की जरूरत थी। ओके, ऐसे 17 टैक्सेस को सबस्यूम करने के बाद, ओके, इट वाज जीएसटी दैट वुड एक्चुअली कम इनटू पिक्चर। ओके, ना अब हमने समझ लिया कि हमको अलग अलग टैक्सेस है, कुछ स्टेट के, कुछ सेंटर के, वो एक साथ करना है, और उनको एक साथ करके प्लस 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 करके हमको जीएसटी लिखना है। लगने में, सुनने में बहुत ही सिंपल है, फिर क्यों इतना टाइम लगा, व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, ओके, सुमित, मृदुल, कलोल, नाइस दैट इट्स फाइन नाउ, यस, ओके, प्रथम, आई होप इट्स ओके नाउ, यस, लेट्स गो एट फर्दर, ओके, यस। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं चाहती हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस पे ध्यान से देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स है जो मैं अभी एक दो चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी। कई बार आपने जीएसटी नाम सुना है, बराबर है, और कई लोगों को, एक्चुअली सब लोग जीएसटी ही बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसे फुल फॉर्म तो बहुत कम लोग बोलते हैं, पर ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं है कि एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है। इट इज, लोग क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाई? बिकॉज एंटायर रेंज ऑफ सर्विसेज are covered under this tax, so you cannot pronounce it as goods and service tax. It should always be goods and services tax. You might find कि ये इतना important नहीं है मैम, no, it's important. See, आपने सुना है जिनको संस्कृत के श्लोक के बारे में थोड़ा नॉलेज है, संस्कृत का थोड़ा नॉलेज है, तो you must know कि you know एक डॉट, hello Bhavya, yes, no, I'm not her sister, I'm not her sister Bhavya. Okay, yes, let's get back. Okay, तो हमने, अगर आपने संस्कृत अगर कभी सीखा है तो आपको ये पता होगा कि वो बोलते हैं ना, हर डॉट, हर अनुस्वार बोलते हैं, राइट, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उस एक उस एक डॉट से पूरा वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। I still remember my maternal great grandmother. Okay, तो
क्या होता था, वो उन्होंने हमको संस्कृत के सारे श्लोक सिखाए, जैसे गीता का अध्याय, ओके। तो उन्होंने हमको बताया था कि हर वक्त, हर, अगर आपको बोलना है तो आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका इंटेंशन दोनों भी क्लियर होना चाहिए. Only then you can do justice to a श्लोक, to anything that you read, right? वो श्लोक, उसको श्लोक बोलते हैं संस्कृत को. These are sections, these are articles, बराबर है ना? That is religion to those people who actually believe so much in God, and this is religion to us who, for whom this is our bread and butter, for whom our entire future is dependent on this, right? So can we even afford to make a single mistake? No. And a stupid mistake? Not at all. Mistake तो होनी है, आप हो या मैं भी मिस्टेक कर सकती हूँ, राइट? व्हेन मैं पढ़ाते वक्त जब मैं फ्लो में लग जाती हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है मैं ही बैफल हो जाती हूँ, राइट? तो मिस्टेक तो सबसे होनी है, राइट? बट स्टूपिड मिस्टेक अवॉइड होनी ही चाहिए. स्टूपिड मिस्टेक्स वही अवॉइड कर सकता है जो मेंटली उस चीज में इन्वॉल्व हो. सो हमें कोई भी स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी है. यू शुड नो दैट इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्रोनाउंस जीएसटी का फुल फॉर्म, इट शुड नेवर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट शुड ऑलवेज बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट में जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है. नाउ टेल मी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन. अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा गया और इसके चार ऑल्टरनेटिव्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड नन ऑफ द अबव. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. नाउ टेल मी, आउट ऑफ दिस ए बी सी डी, टेल मी व्हाट विल यू चूज? व्हिच ऑप्शन विल यू चूज? कम ऑन, थिंक. एक मिनट अच्छे से स्क्रीन के पास देखो. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो बोला गया है, बराबर है? नाम तो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बराबर है? हमें चार ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, तो हड़बड़ी में बस हमने ऑप्शन ए टिक कर दिया और हम बस निकल गए आगे. ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट शुड एक्चुअली बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब पहले जो नहीं है उसको तो पूरा ही उड़ा देते. क्या बोला है उन्होंने? गुड्स और सर्विसेज. ऐसा तो नहीं है. गुड्स और सर्विसेज मतलब सिर्फ आइदर गुड्स पे या तो सर्विसेज पे, ऐसा तो नहीं है. गुड्स पे भी एप्लीकेबल है जीएसटी और सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल है जीएसटी, राइट? नाउ नन ऑफ द अबव इज आल्सो नॉट द आंसर. सो हमारा कंफ्यूजन है ए और सी के बीच में. अब ये मैं एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ओके, से माय इनकम, पीबीटी. ओके, माय इनकम. अब ओके, लेट मी टेल यू माय नेम. माय नेम इज पीयूषा भाविक ठक्कर. ओके, दैट इज पीबीटी. ओके, अगर हम पीबीटी देखें, many of you are giving me the right answer, but understand the logic behind this. Okay, say for example, मेरा बहुत बड़ा शोरूम है साड़ीज का, बराबर है? और उसके साथ साथ मैं एक फर्म में पार्टनर भी हूँ जहाँ पे मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ. और बिकॉज आई लव टीचिंग अ लॉट एंड आई वांट टू आई लव माई स्टूडेंट्स अ लॉट, इसलिए मैं टीचिंग फील्ड में भी इन्वॉल्व हूँ. करेक्ट है? मतलब जब मैं सेल ऑफ साड़ीज कर रही हूँ दैट टाइम आई एम डीलिंग विद गुड्स. जब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हूँ आई एम डीलिंग विद सर्विसेज. और जब मैं टीचिंग कर रही हूँ तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. क्यों? क्योंकि टीचिंग के साथ मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगी, राइट? बुक्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो गुड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, बराबर है? अगर मैं ऑप्शन ए चूज करती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मैं ऑप्शन ए चूज करती हूं तो क्या बोला है? एंड का मतलब गुड्स भी होना चाहिए, सर्विसेज भी होना चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए. तो अगर दोनों साथ में है तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दोनों साथ में है? सिर्फ टीचिंग में. तो आइडियली अगर आप ए चूज करते हो तो सिर्फ टीचिंग कवर होना चाहिए. तो क्या सिर्फ टीचिंग पे जीएसटी है? टेल मी, क्या सिर्फ टीचिंग पे जीएसटी है? नहीं. अगर आप ऑप्शन सी देखते हो तो ऑप्शन सी सेज गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मतलब गुड्स होगा तो भी, मतलब शोरूम पे जो साड़ी का सेल होगा वो. सर्विसेज होगा और बोला है ना, तो या तो गुड्स हो सकता है या तो सर्विसेज हो सकता है. मतलब जो कंसल्टेंसी में दे रही हूँ वो, और बोथ मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे है. मतलब इट इज ऑप्शन सी विच कवर्स द शोरूम सेल ऑल्सो, द कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो एंड द टीचिंग सर्विसेज ऑल्सो. करेक्ट? Correct? So what should be the correct answer? The correct choice should be C. Both goods or services or both. Do you get it, my dear students? A very frequently made mistakes. Right? This is one of that. Correct? Okay. Yes. Let's go ahead further. Now,
अब कंटिन्यू करते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो हम कल इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे. ओके, नरेंद्र मोदी and Arun Jaitley ji discussing the GST implementation, the GST implications, किस प्रकार से हमें करना पड़ेगा और क्या क्या अड़चने आएंगी और जो अड़चने आएंगी उनका हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे. ओके, तो कल हमने उनका कॉन्वर्जेशन आधा छोड़ दिया था, जहां पे उन लोगों का कॉन्वर्जेशन कहां पे एंड हुआ कि बाबा अब वक्त आ गया है कि हमें जीएसटी इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स लाना ही पड़ेगा. इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है तो इन सारे आलतू फालतू चटर पटर टैक्सेस को एक साथ करना ही पड़ेगा ताकि कॉम्प्लायंसेस कम हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए. ओके, लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. मोदी जी, बराबर है, तो हमने देख ही लिया है कि जीएसटी तो इंप्लीमेंट हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीएसटी इंप्लीमेंट करना ही है. सर जी, आपकी बात बिल्कुल ही सही है, जीएसटी तो इंप्लीमेंट करना है और जीएसटी तो इंप्लीमेंट होना भी है. पर आप एक दिक्कत समझिए, इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है. तो सेंट्रल और स्टेट को हाथ मिला के काम आगे बढ़ना, हाथ मिला के काम करेंगे तभी तो अपना काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो अपना काम आगे बढ़ने नहीं वाला. कोई बात नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट से उनके मन की बात तो पूछो, उनके मन में क्या अड़चने हैं उनके मन की बात तो पूछो, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम इस जीएसटी को किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट उनका ऑपोजिशन के. हाँ, अब जब आपने बोल दिया है कि उनके मन की बात जानना जरूरी है, तो जितना मुझे पता है उतना तो मैं आपको बता दूं. अब क्या होगा सर जी, अगर हम जीएसटी लेके आते हैं तो सेंटर के कुछ टैक्सेस होंगे वो रूल आउट हो जाएंगे, स्टेट के कुछ टैक्सेस होंगे वो रूल आउट हो जाएंगे. बराबर है, इन सारे टैक्सेस को एक साथ करके हम जीएसटी लेके आएंगे. बराबर. फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर पार्लियामेंट जीएसटी लाता है तो वो लिस्ट 1 में कवर हो गया क्योंकि पार्लियामेंट लेके आता है. मतलब पावर टू कलेक्ट जीएसटी इज होम, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी पावर हो गई. बराबर है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस अब मिलते रहेंगे वो तो बंद ही हो जाएंगे. इसके साथ साथ वो सब किसको मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे. बराबर है, तो उनका ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है लिकर. ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका ज्यादातर अधिकतर पैसा, अधिकतर टैक्सेस वो किससे कलेक्ट करते हैं, लिकर से कलेक्ट करते हैं. बराबर है. अब अगर हमने जीएसटी लेके आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया है तो क्या बोला है उन्होंने कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आएगा, मतलब लिकर पे भी जीएसटी आएगा. मतलब लिकर पे जो टैक्स अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा था अब वो उनको मिलेगा नहीं. बराबर है, और अब उनकी इच्छा है नहीं कि अब वो लिकर की इतनी सारा टैक्स हम अपने जेब से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें. अब उनका मन तो है नहीं कि लिकर पे वो जीएसटी लगाने देंगे. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगर वो लिकर पे टैक्स लगाना नहीं चाहते तो हम एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, लिकर को एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर देते हैं. ओके, एक्सप्लेनेशन में हम लोग लिखेंगे कि लिकर पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा. सर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम जीएसटी लाएंगे, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लाएंगे, पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है कि हम लिकर पे जीएसटी लाए, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे कि लिकर पे नो जीएसटी. पर इस बार सर जी वो बड़े तैयारी से आए हैं
उनका कहना है कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दिया तो कल आपको लगा तो आप उस पर जीएसटी लगा दोगे। एक्सप्लेनेशन अमेंड किया, वो निकाल दिया, एक्ट अमेंड किया और आपने जीएसटी लगा दिया लिकर पे। बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि एक्सप्लेनेशन तो कभी भी हम चेंज करके उस पर जीएसटी काउंसिल के परमिशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर जीएसटी लगा सकते हैं। तो वो आखिर चाहते क्या है, उनका चाहना क्या है, ये तो पहले बताइए। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। वो चाहते हैं जीएसटी आए, वो चाहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स आए, पर वो चाहते हैं कि जिस चीज से उनकी जेबें भर रही है वो उनके हद में ही रहे, वो उनके पास ही रहे। वो चाहते हैं कि लिकर पे जो टैक्सेस आते हैं वो ही कलेक्ट करें। अब मैंने भी उनको बताया कि चलो एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं, पर उनका कहना ये है कि हम कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहते। जब आप जीएसटी लेके आओगे, बराबर है, जब पार्लियामेंट जीएसटी लॉ पास करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन करोगे कि बाबा हम जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तब मेंशन कीजिए आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन कीजिए कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब वो चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करते वक्त ही, संविधान में मेंशन करते वक्त ही एक्सेप्ट करें लिकर को फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन हो, ना ही कि जस्ट एक्सप्लेनेशन में मेंशन हो। अब चाहे एक्सप्लेनेशन में मेंशन हो कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पे, लिकर हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या जेटली जी? आप ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों अड़ गया है? उनका कहना गलत नहीं है मोदी जी, उनका कहना भी बिल्कुल सही है। अगर हमने एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया तो हम कभी भी चेंजेस करके उस पे जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन दिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं है। यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है, यूनानिमस सबके एसेंट लगते हैं उस चीज के लिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान नहीं, एक्सप्लेनेशन को अमेंड करना आसान है। इसलिए वो चाहते हैं कि जड़ से ही उखाड़ के फेंक दे। वो चाहते हैं कि लिकर पे हमारे अलावा, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई और नजर ना डाले उसके टैक्स पे। तो अगर आपको मंजूर है तो शायद स्टेट गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़े जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में। चलो ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको भी तो अपना स्टेट चलाना है, स्टेट चलाने के लिए उनको भी तो खर्चा पानी लगेगा, बराबर है। तो ठीक है, चलो अगर लिकर का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट रखना चाहती है तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करेंगे तभी हम ये शब्द मेंशन करेंगे कि एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ओके। तो अगर हमने, जेटली जी मुझे एक बात बताइए कि अगर हमने ऐसा मेंशन किया तो क्या इसका मतलब है कि लिकर पे हम टैक्स ही नहीं लेंगे? नहीं 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 नहीं, लिकर पे टैक्स लेंगे, पर लिकर पे नया वाला टैक्स नहीं लेंगे। नया वाला टैक्स कौन सा है? जीएसटी। मतलब लिकर पे नया टैक्स जीएसटी नहीं लेंगे, पर लिकर पे जो ओल्ड टैक्स लग रहा है, अभी कौन सा टैक्स लग रहा है लिकर पे? वैट लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग वैट ऑन लिकर, तो अब से आगे लिकर पे वैट ही लगेगा और बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो बस ये बात तो तय रही। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जेटली जी, ठीक है चलो मैं मानता हूं कि सिर्फ लिकर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सेप्ट कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगी लिकर के ऊपर का टैक्स इन द फॉर्म ऑफ वैट। अब मुझे एक बात बताइए, लिकर ये जो चीज है ना, ये बहुत जगह यूज होती है। कफ सिरप में यूज होता है, चॉकलेट्स में यूज होता है, डिओड्रेंट्स में यूज होता है। इतनी सारी चीजें अगर हम निकाल दें लिस्ट में से तो हम वन नेशन वन टैक्स कैसे ला सकते हैं? नहीं 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 नहीं, उनका क्या कहना है मोदी जी? लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो डायरेक्टली, जिनको नशे की आदत होती है, जो डायरेक्टली लिकर कंज्यूम करते हैं, वो वाली लिकर हम एक्सेप्ट करेंगे।
बराबर है, मतलब कोई प्रोडक्ट में अगर हम लिकर मिक्स करके वो प्रोडक्ट तैयार करके उस प्रोडक्ट का अगर सप्लाई हो रहा है तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सिर्फ और सिर्फ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ चलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, थोड़ी तो तसल्ली मिली, बराबर है। नहीं तो उसके साथ अगर इतने सारे आइटम्स लिस्ट में से चले जाते तो वन नेशन वन टैक्स कैसे होता? तो कोई बात नहीं, चलो मांगे पूरी कर दी जाए। ओके, तो लिकर पे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगी और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर देंगे। तो अब तो वो तैयार है जीएसटी के लिए, इतने आसानी से नहीं। अभी उनकी और भी मांगे हैं। उनका ये कहना है कि अगर जीएसटी आएगा तो जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ स्टेट के टैक्सेस जाएंगे, कुछ सेंटर के टैक्सेस जाएंगे और इन सबको एक साथ करके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीएसटी आएगा। ठीक है, पर उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम अगर जीएसटी आया तो हमारे 8 टैक्सेस जो है वो बंद हो जाएंगे, वो सबस्यूम हो जाएंगे जीएसटी में। मतलब वो 8 टैक्सेस हमको मिलेंगे नहीं, बराबर है। तो हमारा बहुत सारा रेवेन्यू क्या होगा? बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होगा। तो जेटली जी, उनके तो 8 टैक्सेस जाएंगे, सेंट्रल में के तो 9 टैक्सेस जाएंगे। तो क्या हुआ? हम भी तो कर ही रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात बोलते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं। बट एक चीज समझिए, हम अगर 9 टैक्सेस दे भी रहे हैं, अगर हम 9 टैक्सेस की कुर्बानी भी अगर कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है जो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? इनकम टैक्स तो यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है, लिस्ट 1 में। मतलब वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, बराबर है। मतलब ये सारे टैक्सेस हम छोड़ रहे हैं, फिर भी हमारे जेब अच्छे से भरे हुए हैं इनकम टैक्स से। बिल्कुल सही है आप जो बोल रहे हो। तो स्टेट आखिर चाहती क्या है? अब उनको लिकर नहीं चाहिए तो हमने लिकर निकाल दिया, अब उस पर टैक्स ले लो। वो चाहती है, स्टेट चाहती है कि वो जो भी टैक्सेस की कुर्बानी कर रही है उसके बदले में उनको मिले कॉम्पेंसेशन। वो चाहती है कि हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, हम हमारे टैक्सेस छोड़ रहे हैं, वो टैक्सेस क्लब होके आप जीएसटी बना रहे हो, आप जीएसटी लॉ पास कर रहे हो, आपको मिलने वाला है वो टैक्स, हम क्या ठेंगा, हम क्या करेंगे? हमारा तो सारा रेवेन्यू लॉस, बराबर है। ऊपर से हाउ विल वी बेयर द बर्डन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट? करेक्ट, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हम कॉम्पेंसेशन पे करें। अच्छा, तो वो हर जगह से सेफ होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से स्टेट के वेलफेयर में, स्टेट के गवर्निंग में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेंशन कर दो, आप लिख दो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मे पे कॉम्पेंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, लिख दो, कोई बात नहीं, हम देंगे कॉम्पेंसेशन। फिर से सर जी इस बार वो बड़ी तैयारी से डट के खड़े हैं। अगर हमने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कॉम्पेंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, तो में तो ऑप्शनल हो गया ना सर जी। उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको कंफर्मेशन चाहिए कि उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा जीएसटी के अंडर, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, तभी तो वो हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख तो देंगे चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट शाल पे कॉम्पेंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, पर हम वो कॉम्पेंसेशन लाएंगे कहां से? हम भी तो हमारे टैक्सेस की कुर्बानी दे रहे हैं, हमें भी तो देश चलाना है, तो हम करेंगे कैसे? हम वो पैसे लाएंगे कहां से? फिक्र मत करिए सर जी, इसके बारे में मैंने सोच के रखा है। क्या है ना, एक चीज है, जिसको सिगरेट की आदत है, जिसको टोबैको की आदत है, जिसको पान मसाले की आदत है, उसको खाना नहीं दिया तो चलेगा, पर उसको ये प्रोडक्ट्स लगते ही है, राइट? एक बार जिसको नशा करने की आदत लग गई, उसको तो नशे वाली चीजें लगती ही है, बराबर है। इससे
हमारा क्या ताल्लुक? आप आउट ऑफ द टॉपिक मत जाओ जेटली जी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप गलत समझ रही है मुझे। मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं रहा तो चलेगा, बट जिसको सिगरेट की लत है उसको सिगरेट लगती है, जिसको पान मसाले की लत है उसको पान मसाला लगता है। तो एक काम करते हैं ना, हम उस पे कॉम्पेंसेशन सेस लगा देते हैं, और वो भी एकदम हायर परसेंटेज पे, 3% से लेके 290% तक हम लोग उस पे सेस लगा देते हैं, ताकि वो लोग सिगरेट लेना पान मसाला लेना छोड़ेंगे नहीं, अपना सेस आता रहेगा। जैसे अपना सेस आएगा उस सेस में से हम कॉम्पेंसेशन पे कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब ना ही बर्डन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब पे, ओके यस, मतलब ना ही बर्डन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब पे, और टाइम टू टाइम जो वादा हमने किया है स्टेट गवर्नमेंट से वो कॉम्पेंसेशन हम उनको दे देंगे। ये बात तो आपने पते की बोली, एकदम बराबर है। नहीं ये एक तीर से पता नहीं कितने शिकार हो जाएंगे, बराबर है। एक तो उस पे हमारा सेस भी कलेक्ट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्पेंसेशन भी आ जाएगा, और शायद लोग महंगा है ये सोच के थोड़ा कम तो कर देंगे उसका कंजम्पशन, बराबर है। तो एक काम करते हैं, ये पान मसाला सिगरेट ऐसी चीजों पे हम लोग कॉम्पेंसेशन सेस लगा देते हैं। तो चलो जो भी एक्ट करना पड़ेगा हमें उसके लिए आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। तो अब तो ठीक है ना, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, हमने उनका लिकर छोड़ दिया, हमने उनको कॉम्पेंसेशन देने का वादा भी कर दिया, अब तो उनका साथ हमें जरूर ही मिलना चाहिए जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में। अभी नहीं, इतना ही नहीं है, इतने से ही नहीं है। उनके डिमांड्स थोड़े ज्यादा है। वो चाहते हैं कि ये जो जीएसटी एक्ट होगा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को सेम पावर्स हो। आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को सेम पावर्स हो, इक्वल पावर्स हो, ये उनका कहना है। अब ये क्या नया तमाशा है? एक काम करते हैं, ये सब मगजमारी छोड़ो। लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 97 में क्या लिखा है? लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 97 में क्या लिखा है? एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3। एक काम करो, सारा स्यापा छोड़ो, इस एंट्री नंबर 97 के अंडर हम लोग जीएसटी लेके आ जाते हैं। नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, पर कुछ टैक्सेस लिस्ट 2 में भी है ना, कुछ टैक्सेस लिस्ट 2 में भी है, तो उनके परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बिना हम आगे नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ये एंट्री नंबर 97 हमारे लिए नहीं कुछ कर सकता, पर एक लिस्ट 3 तो है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम वहां पे एक काम करते हैं, बोल देंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलके जीएसटी लेके आएंगे, एक साथ मिलके जीएसटी करेंगे, बराबर है। पर आप भूल रहे हो, लिस्ट 3 में ये भी बोला है कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भिड़ गए एक दूसरे के साथ तो कौन प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट। वहां पे उसको सुप्रीम पावर दिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है। वो बिल्कुल ही अड़ के बैठ गए हैं कि हमको सेम पावर्स चाहिए, इक्वल पावर्स चाहिए एज दैट ऑफ पार्लियामेंट, एज दैट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए उनकी मांग है कि एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया जाए आर्टिकल में जीएसटी के लिए, जो ना ही किसी एंट्री में हो और ना ही किसी लिस्ट में कवर्ड हो। ओके, एक बिल्कुल सेपरेट स्पेशल प्रोविजन ओनली एंड ओनली फॉर जीएसटी, दैट इज आर्टिकल 246A चाहते हैं वो लोग, जहां पे स्पेशल प्रोविजन हो जस्ट जीएसटी के लिए। ओके, इस स्पेशल प्रोविजन में क्या होगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। अब समझिए सर जी, मोदी जी आप समझिए कि अगर हम ये आर्टिकल लेके आते हैं तो क्या हुआ? आर्टिकल 246 क्या बोलता है कि पावर किसको है? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, बराबर है, उनमें जो मेंशन्ड है उनको है, राइट। आर्टिकल 254 क्या बोलता है? पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर देता है। वो चाहते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स को पूरा ही क्या करो? इग्नोर करो, पूरा ही साइड में हटा दो, बिल्कुल भी उसको आप रेफर मत करो।
और उसको रेफर ना करते हुए हमारे लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाओ जिसको पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर दोनों को, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को क्या हो, इक्वल पावर्स हो। तो उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नया आर्टिकल हो जो ना ही किसी लिस्ट में है ना ही किसी एंट्री में है, और जो 246 एंड 254 को क्या करता है, बिल्कुल भी भाव नहीं देता, ऐसा वो नया आर्टिकल चाहते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, लड़ भिड़ के तो कोई मतलब नहीं है, एंड रिजल्ट हमें मैटर करता है। तो हमको जीएसटी लाना है तो उसके लिए जो बन पड़ेगी वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, नया आर्टिकल 246A बना देते हैं जिसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी होगा। ओके, उसमें क्या मेंशन रहेगा कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, पार्लियामेंट and legislature of every state will have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or such state। मतलब मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूं, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो। ठीक है, हमने नया आर्टिकल डाल दिया, मैं आपके सहमत हूं, हम नया आर्टिकल डाल देंगे कि पार्लियामेंट है एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों को इक्वल राइट्स रहेंगे। ओके, अब आगे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब अगर हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इक्वल राइट्स है, इसका मतलब कि हम इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल लाएंगे। मतलब क्या, जो भी जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा वो जीएसटी सेंट्रल को भी मिलेगा, स्टेट को भी मिलेगा। कितना मिलेगा, इक्वल, क्योंकि उन्होंने क्या सेम पावर्स की मांग करी है, उनको इक्वल मिलेगा। मतलब अगर 18% जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं तो 9% जाएगा स्टेट के पास और 9% जाएगा सेंटर के पास, बराबर है। अब हम जब स्टेट बोलते हैं, हम जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या कवर होता है, स्टेट में कवर होते हैं यूनियन टेरिटोरीज भी, बराबर है ना। स्टेट में क्या कवर होते हैं, यूनियन टेरिटोरीज भी कवर होते हैं, बराबर है। मतलब जो 18% लेंगे, 9% गया सेंट्रल को, उसको कहा जाएगा सेंट्रल सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बराबर है। फिर जो आधा टक्का, जो 9%, बाकी के 9% है वो स्टेट को मिलेंगे, और अगर यूनियन टेरिटरी रहा तो यूनियन टेरिटरी को मिलेंगे, बराबर है। तो स्टेट को जीएसटी मिलेगा, उसका नाम होगा स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो यूनियन टेरिटरी को मिलेगा उसको कहा जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, ये बात तो क्लियर है। अब यूनियन टेरिटरी, जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, ओके, यूनियन टेरिटरी अपने इंडिया में 2 प्रकार के हैं, एक विथ लेजिस्लेचर, एक विदाउट लेजिस्लेचर। अब ये विथ लेजिस्लेचर और ये विदाउट लेजिस्लेचर क्या है? विथ लेजिस्लेचर मतलब कि खुद का लेजिस्लेचर है, खुद का सीएम है उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में, और विदाउट लेजिस्लेचर मतलब उनका खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, खुद का सीएम नहीं है। अब ऐसे 3 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में जिनके खुद के लेजिस्लेचर्स है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएनके। अब इनका क्या है, खुद का लेजिस्लेचर है, और बाकी ऐसे 6 अपने यूनियन टेरिटरीज है जो विदाउट लेजिस्लेचर है। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, देन दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, राइट, देन वी ऑल्सो हैव लद्दाख, चंडीगढ़, ऐसे ये 6 यूनियन टेरिटरीज है जो विदाउट लेजिस्लेचर है, बराबर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अपने भारत में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं, और ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनके लेजिस्लेचर है उनको भी हम स्टेट का ही ट्रीटमेंट देते हैं, सिर्फ जीएसटी के लिए, ताकि क्या होगा, हमें गवर्न करने में इजी जाएगा। तब तो इनको क्या ट्रीट किया जाएगा, स्टेट्स ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके से सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सप्लाई क्या है मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा, ओके। पर अभी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर दिल्ली से, पौंडीचेरी से, जेएनके से क्या हुआ, गुड्स का सप्लाई हुआ, सर्विसेज का सप्लाई हुआ, तो उन पे क्या कलेक्ट किया जाएगा, उनको स्टेट ट्रीट किया जाएगा कि यूनियन टेरिटरी ट्रीट किया जाएगा। अगर हम सोचे कि वो स्टेट ट्रीट किया जाएगा तो उनसे हम लेंगे एसजीएसटी,
बराबर है, और बाकी की यूनियन टेरिटोरी से लिया जाएगा यूटी जीएसटी, बराबर है। मतलब डुअल जीएसटी मॉडल में हमको क्या मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटी जीएसटी, उसमें भी विद लेजिस्लेचर विदाउट लेजिस्लेचर है, तो जिसमें विद लेजिस्लेचर वाले यूटीज है 3 हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएनके, इन पे हम लोग क्या लेंगे, एसजीएसटी, और बाकी सब पे क्या लेंगे, यूटी जीएसटी। ठीक है, तो अब ये तो तय रहा। अब तो हमने उनकी सारी मांगे पूरी कर दी, बराबर है, लिकर को छोड़ दिया, फिर कॉम्पेंसेशन का एक्ट नया पास करने का रेडीमेड दे दिया, ओके, उनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल बना दिया। अब तो वी आर गुड टू गो, अब तो जीएसटी भाई आना ही आना है। सर जी गड़बड़ मत कीजिए, घाटे का सौदा नहीं करना हमें कल जाके लिटिगेशंस बढ़े, कंफ्यूजन बढ़े टैक्सेशन स्ट्रक्चर में, ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं एक चीज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो आर्टिकल हम बनाएंगे ना, स्पेशल आर्टिकल, उसमें कुछ शब्द लिखेंगे, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, ओके, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। अब इस क्लॉज 2 में एक्चुअली क्या मेंशन करना चाहते हैं, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, ये मैं आपको एक थोड़ा सा, मेरी बात जरा 5 मिनट के लिए पेशेंस से सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझेगा। हमने क्या डिसाइड किया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, इनको आधा आधा दे दो, समझ में आया, ठीक है। अब अगर सिर्फ एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, जैसे कि महाराष्ट्र में ही अगर सप्लाई हुआ है तो एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बराबर है। पर अगर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात में अगर सप्लाई हो जाए, महाराष्ट्र से राजस्थान में, राजस्थान से गुजरात में अगर सप्लाई हो जाए, अगर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व रहे, तो फिर हम ये सीजीएसटी, यूजीएसटी, एसजीएसटी का किस प्रकार से सेग्रीगेशन करेंगे। अब इतना ही नहीं, अगर सिर्फ डिवाइड करने की बात नहीं है, आगे जाके हमको उसका क्या करना है, टैक्स ऑन टैक्स भी ट्रीट करना है, उसको भी तो निकाल देना है अपने स्ट्रक्चर में से, बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जहां पे 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे, जब 2 स्टेट्स के बीच में सप्लाई होगा, जब इंटीग्रेटेड आईजीएसटी होगा, तब क्या राइज होगा, आईजीएसटी। जब इंट्रा स्टेट होगा, तब सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी रहा तो। पर अगर इंटर स्टेट रहा, 2 स्टेट अगर एक दूसरे के साथ सप्लाई करते हैं, बराबर है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को अगर सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो उसे कहा जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तब हम कलेक्ट करेंगे आईजीएसटी। हे भगवान, अब यहां तक सीजीएसटी, एसजीएसटी ये तो बोल ही रहे थे, अब इसमें आप क्या नया डाल रहे हो, आईजीएसटी, अब इसकी क्या जरूरत है, मैं आपको समझाता हूं। अब जब 2 स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ सप्लाई करेगा, तो वो क्या बोलेगा कि मैं एसजीएसटी लूंगा, वो बोलेगा मैं भी एसजीएसटी लूंगा, दोनों को एसजीएसटी लगेगा, और फिर and again the taxation structure will come up and crumble. इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे कि अगर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश वांट टू डील विथ ईच अदर, अगर डीलर और बायर दोनों की दोनों महाराष्ट्र में हैं, तो उसको कहा जाएगा इंट्रा स्टेट, तब कलेक्ट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि महाराष्ट्र तो एक स्टेट है। पर अगर डीलर महाराष्ट्र में है और बायर मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे मध्य प्रदेश भी इन्वॉल्व है। एक बोलेगा मैंने सप्लाई किया, एक बोला मेरी वजह से सप्लाई हुआ, बराबर है। तो फिर आप किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो ऐसे स्टेट में मेरा कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, इंट्रा स्टेट को और इंटर स्टेट को अलग प्रकार से जीएसटी अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही काम की बात है, जो हमें आगे जाके बहुत ही इजी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा अपना जीएसटी केस की वजह से। समझिए, अगर हम इंट्रा स्टेट करते हैं, मतलब महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में, गुजरात की गुजरात में, देन इवन इंट्रा स्टेट ऑल्सो कवर्स यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में, बराबर है। तो यहाँ पे जब विद इन स्टेट होगा, तब हम क्या कलेक्ट करेंगे, सिंपल है, स्टेट आधा ले लेगा और एसजीएसटी आधा ले लेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल अगर विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ में अगर आप सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। ये तो बात बड़ी सीधी है, बराबर है। अब मजे की बात जो है वो आगे है। अब समझिए, अगर हम 18% जीएसटी उनको अप्लाई करते हैं उस सप्लाई पे, अगर हमने 18% जीएसटी अप्लाई किया तो क्या बोला गया है आर्टिकल 246A में? सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को, सेंटर और स्टेट को सेम पावर्स, मतलब उस 18% को हम 9% में डिवाइड कर देंगे। सेंटर को मिलेगा 9%, स्टेट को मिलेगा 9%। इन द सेम वे अगर सेम यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ में अगर सप्लाई होता है तो सीजीएसटी 9%, यूटीजीएसटी 9%। ये तो बहुत सिंपल है। मजे की बात है आगे कि जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस होंगे तो सब सप्लाई होगा तो हम एक काम करेंगे, अब यहाँ पे दोनों स्टेट को एक दूसरे के साथ भिड़ने ही नहीं देंगे। एक सीधी सी बात करेंगे कि वो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट उस पूरा की पूरा आईजीएसटी कलेक्ट करेगा, और फिर बाद में बाइफरकेट होगा कि बाबा सेंट्रल को इतने और स्टेट को इतना टैक्स मिलेगा। समझ में आया? मतलब जब इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तब इंट्रास्टेट सप्लाई में सप्लाई के वक्त ही पता रहेगा कि सीजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना या यूटीजीएसटी कितना, आधा आधा करके ही देंगे। पर अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाने की बारी आए तो हमें बड़ा संभल के जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा की सीधा कंफ्यूजन नहीं, एक बार पूरा की पूरा 18% कौन ले लेगा? पूरा की पूरा 18% ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 18% सेंटर और स्टेट के बीच में। मगर मतलब अगर हम इंटरस्टेट की बात करते हैं, अमंग द स्टेट्स के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, मतलब स्टेट ने अगर स्टेट को सप्लाई किया तो आईजीएसटी कलेक्ट होगा। इन द सेम वे अमंग यूनियन टेरिटरीज, अगर एक यूनियन टेरिटरी ने दूसरी यूनियन टेरिटरी को सप्लाई किया तभी भी आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। इतना ही नहीं, अगर एक स्टेट ने दूसरे यूटी को सप्लाई किया तो भी उसको आईजीएसटी ही लगेगा, और इन द सेम वे अगर यूटी ने स्टेट को सप्लाई किया तो भी उसको आईजीएसटी लगेगा। अब समझ में आया? सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, अगर स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी रहा तो यूटीजीएसटी लगेगा, वो 6 यूनियन टेरिटरीज के लिए, और अगर इंटरस्टेट होगा तो सीधा की सीधा सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। ओके मतलब पूरा 18% कौन कलेक्ट करेगा? आईजीएसटी के नाम पे सेंटर कलेक्ट करेगा और फिर उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसलिए हम जो नया आर्टिकल बनाएंगे ना, स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी का आर्टिकल जब बनाएंगे तब हम उसमें मेंशन करेंगे सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, और हम क्लॉज 2 में लिखेंगे कि जहां पे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होगा, जहां पे इंटीग्रेटेड आईजीएसटी कलेक्ट करने की बारी आएगी, तब पूरे की पूरे एक्सक्लूसिव पावर, सिर्फ और सिर्फ पावर होगा सेंटर को कलेक्ट करने के लिए, और फिर वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। बराबर है? सो दिस वाज द ये है ड्यू रिक्वायरमेंट उनकी, और इस प्रकार से हम उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेंगे ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना आए। अब और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, आई एम सॉरी मैं बहुत देर से आपको बोलने की नहीं दे रही, बट एक और बोलने नहीं दे रहा, पर आप एक और चीज समझिए मोदी जी, हमें जीएसटी में कम से कम कंफ्यूजन चाहिए, एकदम यूनिफॉर्मिटी, ईज ऑफ बिजनेस। बराबर है? मतलब हम सिर्फ 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस रखेंगे, आइदर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। फिर चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होंगे तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? इंटरस्टेट ट्रीट करेंगे, और उस पर भी जीएसटी अप्लाई होगा, वो भी आईजीएसटी। ओके जो भी परसेंटेज रहा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 18% जीएसटी बोला है। ओके तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होगा तो भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखेंगे, हम सिंपल स्ट्रेट, हाँ, कि हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही सिर्फ डील करेंगे। ओके ठीक है। अब आर्टिकल 246A में उनकी और एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है भैया, बस सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट को उनकी खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि देश में सिर्फ देश के बारे में सिर्फ मुझे अकेले को ही पड़ी है, कोई और चाहता ही नहीं है जीएसटी आए। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। 130 करोड़ की जनता है। इतनी सारी जनता में तो अपने को सबका मन तो हम रख नहीं सकते, पर बड़े पैमानों पे तो हमें रखना ही पड़ेगा। हमारे साथ जो है उनका तो हमें मन रखना ही पड़ेगा, उनकी बात हमें सुननी ही पड़ेगी। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि आपने लिकर को कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाल दिया, सॉरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया इन द सेंस, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमने उस पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ही निकाल दिया। अब ये चाहते हैं कि 5 पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आर्टिकल 279A में हमें लिखने हैं। आर्टिकल 279A में आप मेंशन कर दो कि ऐसे पांच आर्टिकल्स पे अभी तो जीएसटी नहीं होगा, आगे का आगे देखा जाएगा। ओके, तो जिस दिन जीएसटी काउंसिल को लगेगा कि हमें उस पे जीएसटी लगाने की जरूरत है, उस दिन वो जीएसटी काउंसिल उस पे लगा सकती है जीएसटी। तो वो 5 आइटम्स कौन से हैं? वो 5 आइटम्स है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो चाहते हैं कि अभी जीएसटी ना लगे, इमीडिएट इफेक्ट में ना लगे, पर अगर फ्यूचर में आपको लगता है तो हम प्रोविजन करके रखेंगे कि जब अगर जीएसटी काउंसिल को लगा तो हम फ्यूचर में उस पे जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोविजन बना के रखते हैं। अभी अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि इस पे मत लो, आप इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे मत लो जीएसटी, तो ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन में डाल देते हैं कि इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम जीएसटी नहीं लेंगे। ठीक है, ये भी मांगे मंजूर, सारी मांगे मंजूर कर देते हैं, पर जरूरी ये है कि जीएसटी आना ही चाहिए। मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को मेरा वादा है कि जीएसटी हम किसी भी हाल में इंप्लीमेंट करेंगे। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.